ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एडवेंचर गिल्ड में कलर्स की नौकरी करता था। वो कमजोर था, इसलिए वो कभी एडवेंचर नहीं बन पाया, लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा जिससे कि वो गिल्ड ज्वाइन कर सके। वो तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर किसी ऐसे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो उसे स्ट्रॉन्ग बना सके। किस्मत से उसे एक एडवेंचर की टीम मिल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर की टीम थी। वो लोग उसे ट्रेनिंग देते हैं और ये ट्रेनिंग 2 साल तक चलती है। 2 साल के बाद भी रिक को लगता है कि अभी भी वो बहुत कमजोर है, लेकिन उसके मास्टर उससे बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि रिक ने इन 2 साल में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। अब टाइम आ चुका था वापस अपने घर लौटकर उस गिल्ड के टेस्ट को देने का। हालांकि रिक के मास्टर अभी थोड़ी सी चिंता कर रहे थे क्योंकि भले ही रिक एक F रैंक एडवेंचर के लिए टेस्ट देने जा रहा है, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो उस पूरी जगह को तबाह ना कर दे। वैसे अब गिल्ड में लौटने के बाद वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे अपनी गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसे उसका पार्टिसिपेशन नंबर देती है। वैसे उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को पहचान लिया था। असल में रिक पहले ये इस गिल्ड में काम करता था और उसने पूरे 14 साल काम किया था, जिस दौरान उसकी इस लड़की से मुलाकात हुई। इसका नाम अलीसा है। उसने भी गिल्ड में काम करना शुरू कर दिया है। ये देखकर रिक थोड़ा सा हैरान था। हालांकि अलीसा कहती है कि वो खुद भी हैरान हुई थी जब उसे पता चला कि रिक 14 साल नौकरी करने के बाद क्लर्क की नौकरी छोड़ रहा है और फिर उसने 2 साल तक उसकी कोई खबर नहीं सुनी। और अब ये देखकर वो और ज्यादा हैरान है कि रिक 32 साल की उम्र में एक एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे रिक भी ये बात जानता था क्योंकि अक्सर लोग जब अपने टीन में होते हैं, मतलब 14 से 18 साल की उम्र में होते हैं, तभी वो F रैंक एडवेंचर बन जाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 30 के बाद यहाँ एडमिशन लेना ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। हालांकि रिक ने अपना मन बना लिया था। वो उसे गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद अलीसा वो उसका पार्टिसिपेशन नंबर देने लगती है। पर इतने में ही एक और नाइट वहाँ पर आ जाता है। इसने थोड़ी पी रखी थी। ये यहाँ अलीसा को अपने साथ चलने को कह रहा था, लेकिन अलीसा कहती है कि अभी वो काम में बिजी है। तब रिक उस नाइट को पकड़ता है, उसके पेट पर हाथ रखता है, जिस दौरान वो नाइट बेहोश हो चुका था। रिक उसे नीचे बिठा देता है। उसके बेहोश होते ही बाकी लोग का अटेंशन यहाँ रिक की तरफ आ गया था। हालांकि रिक कहता है कि इसने ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से बेहोश हो गया। इससे तुम्हें लेसन लेना चाहिए और ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इसके बाद रिक उस टिकट को लेकर वहाँ से जाने लगा था। तभी अलीसा उसे ऑल द बेस्ट कहती है। वैसे अब रिक बाहर आते वक्त अपनी टिकट पर अपने पार्टिसिपेशन नंबर को देखता है। वो नंबर बहुत ही बड़ा था और रिक के हिसाब से वो एक अनलकी नंबर था। वो ज्यादा ही सोच रहा था। वैसे अब तभी उसकी मुलाकात रोएनिट से होती है। अब इसके बारे में हम ज्यादा जाने इससे पहले ही सीन वापस से वहीं अलीसा के पास आता है। हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचर जब यहाँ उस नाइट के पास आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके आर्मर पर एक हाथ का निशान है, लेकिन उसके पेट पर हाथ रखा था। वो लोग हैरान थे क्योंकि उसका आर्मर लोहे का बना हुआ है। वो लोग उस एडवेंचर को भी पहचान जाते हैं। वो एक E रैंक का एडवेंचर है जो कि बहुत ताकतवर माने जाते हैं। वैसे इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहाँ रिक और बाकियों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका था, जिस दौरान उन्हें एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को रजिस्टर करवाना था। रिक जब उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो बिल्कुल हल्की सी लाइट जलती हुई देखता है, जिसका मतलब उसकी रैंक F से भी कम थी। मैजिक के मामले में जो चीज देखकर वहाँ सभी लोग हैरान थे क्योंकि अभी तक इतना कम मैजिक किसी का भी सामने नहीं आया। रिक ने अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जिसे कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है, लेकिन वो हाथ रखे इससे पहले ही बॉल अपने आप ही टूट चुकी थी, जो देखकर सभी हैरान तो थे, पर उन्हें लगता है कि शायद इस बॉल पर बहुत टाइम से मैजिक टेस्ट हो रहा है, इसी वजह से वो ओवरलोड के कारण ये क्रैक हो गई। वैसे इसके बाद अब हम अगले टेस्ट पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इनके सामने एक लकड़ी से एक स्लाइम बैग बांध दिया गया था और उनसे कहा गया था कि इन्हें उसे पंच करना है, जिससे पता लगेगा कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब रिक उस बैग को देखकर अपनी ट्रेनिंग याद कर रहा था क्योंकि उसके एक मास्टर ने उसे ऐसे ही सेम ट्रेनिंग कराई थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्लाइम बैग है और उसके मास्टर ने उसे गोल्ड कलर की स्लाइम बैग से ट्रेनिंग कराई थी। उसके मास्टर बहुत धीरे धीरे हमला करते हुए उस स्लाइम बैग को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं एक साथ इस तरह की 200 स्लाइम बैग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। शुरुआत में तुम्हें कम से कम एक स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। रिक कोशिश तो करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। वैसे इस टेस्ट में तो उन्हें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बतानी थी, इस स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसलिए शायद रिक पास हो जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा था, जिस दौरान एक लड़की को बुलाया जाता है। सभी लोग उस लड़की को देखकर हैरान लग रहे थे। बाद में रिक को पता लगता है कि ये यहाँ ड्यूक का दूसरा बेटा है। सभी लोग शॉक थे क्योंकि इसकी एज बाकियों से कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर C रैंक एडवेंचर जितना टैलेंट है। ये लड़का भी यहाँ शो ऑफ करते हुए उस स्लाइम बैग पर हमला करने के लिए अपने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है। ये हमला नॉर्मल एडवेंचर इतनी कम एज में नहीं कर पाते, इस वजह से सभी लोग हैरान थे और खासकर यहाँ रिक ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि जब वो लड़का हमला करता है तो वो लोग देखते हैं कि इसका हमला बहुत कमजोर था, लेकिन बाकी लोग हैरान थे। पर रिक अभी सोच रहा था कि ये कैसे उसे
सकता है, क्योंकि जब उसके एक मास्टर ने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल उसके ऊपर किया था तो उस अटैक ने एक पूरे जंगल को जला दिया था। रिक यहाँ सोचता है कि शायद ड्यूक का बेटा अपने मैजिक को कंप्रेस कर यूज कर रहा है जिससे उसका मैजिक सामने आ सके, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन ना फैले क्योंकि लेवल 3 का फायर स्पेल पूरे टेस्ट एरिया को खत्म कर सकता है। रिक कभी मनी मन उस लड़के की तारीफ कर रहा था। वैसे बाकियों की बारी आती है और लास्ट में रिक को बुलाया जाता है। अभी वहाँ जो ऑब्जर्वर था, मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिख रहा था, वो रिक को रोकता है और कहता है कि तुम्हें टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है, इस एज में तुम एडवेंचर बन के करोगे भी क्या। लेकिन रिक को इस बात में गुस्सा आता है। वो अपने ट्रेनिंग याद करता है और यहाँ उसने उस गोल्डन स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिन रात एक कर दी। उसके हाथ में से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसके मास्टर ने उसे रोज 50,000 बार उस बैग पर हिट करने का ऑर्डर दिया था। रिक उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस तरह की खतरनाक ट्रेनिंग की। अब यहाँ पर जब वो ऑब्जर्वर उसे टेस्ट देने से मना कर रहा था तो रिक गुस्से में अपनी पावर से स्लाइम बैग पर हमला करता है। शॉकिंगली इस चीज को वो पूरे स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसके पीछे जो दीवार थी वो भी टूट चुकी थी, जो देखकर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स और साथ ही साथ वो ऑब्जर्वर सभी लोग बहुत हैरान थे। वैसे यहाँ अभी ड्यूक का दूसरा बेटा हैरान था, पर वो सोच रहा था कि अगले डिफेंस टेस्ट में रिक को हराएगा। अब अगले टेस्ट की बारी आती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इनका टेस्ट ले रहा था वो लेवल 4 की इवेंट अटैक का इस्तेमाल रिक पर करता है, लेकिन रिक वहीं पर खड़े होते हुए सिर्फ लेवल 1 की डिफेंस अटैक से उस हमले से बच जाता है, जो देखकर सभी हैरान थे क्योंकि उनके लिए ये कर पाना लगभग नामुमकिन था। तभी वो एग्जामिनर भी रिक की तारीफ करता है क्योंकि रिक ने सिर्फ अपने लेवल 1 की डिफेंस स्पेल का इस्तेमाल किया था। वो कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा ज्यादा लेवल का डिफेंस स्पेल यूज करना होगा क्योंकि मैं 5th लेवल की विंड मैजिक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन रिक कहता है कि उसे सिर्फ लेवल 1 का ही डिफेंस स्पेल आता है। लेकिन रिक ये भी कहता है कि आप जितनी पावर से अटैक करना चाहो कर सकते हो, मैं भी अपनी डिफेंस स्पेल की पावर देखना चाहता हूँ। इससे वो एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा होता है और फिर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो इनकंटेशन के साथ अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से बाकी सारे पार्टिसिपेंट की ये देखकर हैरान थे, पर रिक को वो लेवल 1 का डिफेंस स्पेल इस अटैक को भी रोक लेता है। वैसे इस चीज के जो धमाका हुआ था वो वहाँ से जा रहे कुछ ही दूसरे स्लेव स्टार नाम से एक नाइट ने देख लिया था। ये फर्स्ट क्लास नाइट है और ये भी बहुत ताकतवर है। हालांकि वो यहाँ देखने आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक फीमेल ऑफिशियल से होती है जो कि उसे सारी डिटेल बताती है। अब स्लेव स्टार ये सुनकर हैरान था कि यहाँ एक 32 साल का आदमी इस टेस्ट को देने आया है और वो इतना ज्यादा ताकतवर है। पहले वो सोच रहा था कि शायद उनके ऊपर प्रैंक हो रहा है, पर बाद में उसे पता चलता है कि आदमी एक गिल्ड में 14 साल तक क्लर्क की नौकरी कर चुका है। वो उससे पूछता है कि क्या क्लर्क की नौकरी के लिए माइटी ड्रैगन को हराना जरूरी है, जिस पर फीमेल ऑफिशियल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अब इधर हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट का रिटन टेस्ट हो रहा था। टेस्ट के बाद रिक बाहर आकर रोयनेट से फिर से मिलता है। रोयनेट उससे पूछते कि क्या उसका टेस्ट कैसा गया, जिस पर रिक कहते हैं कि उसने अपने 14 साल के क्लर्क एक्सपीरियंस को उस टेस्ट में लगा दिए, इसमें वो पक्का पास हो जाएगा। लेकिन उसकी चिंता बस अपने मैजिक टेस्ट की है क्योंकि उसमें उसकी एफ रैंक से माइनस आई है, जो कि बहुत कम है। लेकिन रोयनेट उससे कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तभी वहाँ पर ड्यूक का दूसरा बेटा आता है। वो यार रिक से बहुत गुस्से में लग रहा था क्योंकि रिक की वजह से अब ज्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और रिक हर चीज में अच्छा साबित हो रहा है। वैसे वो यहाँ लड़ने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ आकर रोने लगता है। रिक ये देखकर हैरान था। रिक उसके पास आता है और उसे चुप कराने लगता है, पर इतने में ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी एंजेलिका वहाँ पर आती है। वो अपने भाई को रोते हुए देख गुस्से में कहती है कि वो रिक को तुरंत ही चैलेंज करती है। उसने यहाँ अपने एक हाथ पर ग्लोव उतार कर नीचे फेंक दिया था। वो रिक से कहती है कि उसे उसके साथ लड़ाई करनी होगी। हालांकि रिक लड़ना नहीं चाहता था। वो उस ग्लोव को उठाता है और कहता है कि तुम नोवेल्स हो, तुम्हें नहीं पता कि इन कपड़ों को धोने में कितनी प्रॉब्लम होती है, ये सफेद रंग के हैं। लेकिन तभी रोयनेट रिक को बताते कि उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। असल में यहाँ उनके किंगडम में ना जाने कैसा रोल है कि अगर कोई भी अपने हाथ के ग्लव फेंकेगा और सामने वाला अगर उसे उठा लेता है, इसका मतलब उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। अगले सीन में ये लोग एक बैटल ग्राउंड में पहुंच चुके थे जहाँ दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस लड़ाई से पहले एंजेलिका रूल बताती है कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले की हमेशा गुलामी करेगा। ये सुनकर रिक हैरान था। उस दौरान रोयनेट रिक को ये और बता देता है कि एंजेलिका बहुत पावरफुल नाइट है, वो यहाँ की आर्मी में ज्वाइन है और अगर एडवेंचर के हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर बी रैंक के एडवेंचर का पोटेंशियल है। अभी रिक ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन रोयनेट उससे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल एडवेंचर नहीं की है। वैसे अब यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली थी। हम देखते कि एंजेलिका हमला करती है। उसे यहाँ उनकी किंगडम में फ्लैश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके अटैक्स बहुत फास्ट है। लेकिन रिक उन अटैक्स को बहुत ही इजीली देख पा रहा था, बल्कि उसे वो स्लो मोशन में आते हुए दिख रहे थे। इसलिए वो सोचता है कि आखिर इसमें लोग फ्लैश कैसे कह सकते हैं, इससे तेज तो बच्चे चल सकते हैं। रिक यहाँ बहुत आसानी से उस अटैक से बच गया था, लेकिन एंजेलिका कहती है कि अब वो पूरी पावर इस्तेमाल
करेगी और उसे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। रिक फिर से उसके मूवमेंट को बहुत ही इजीली देख पा रहा था, पर इतने में एंजेलिका का पैर फिसल जाता है और वो गलती से गोल घूमते हुए रिक की तरफ आने लगती है। यहाँ वो किसी व्हीकल की तरह घूम रही थी और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि इस बार रिक को बचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रिक उसके अटैक को देखकर बहुत ही इम्प्रेस था और साथ ही बाकी सभी लोग भी। एंजेलिका अभी ऐसा दिखाती है जैसे कि अटैक उसने ऑन पर्पस किया हो। वैसे वो कहते हैं कि अब वो 3 और अटैक करेगी और वो तीनों ही अटैक पिछले हर एक अटैक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज होंगे। रिक उसके लिए तैयार था, लेकिन वो जानता था एंजेलिका फिर से वो वैसे ही पावरफुल अटैक ना करे, इसलिए उसे बार बार अटैक को तुरंत ही डोज करना होगा। वो एंजेलिका को कमजोर नहीं समझ सकता। तभी एंजेलिका उस पर हमला करती है। रिक उस अटैक से बच जाता है। एंजेलिका दूसरी बार भी हमला करती है। रिक उस अटैक से भी बच जाता है, लेकिन एंजेलिका समझ रही थी कि अब वो सिर्फ एक बार और हमला कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर स्टैमिना नहीं है। हालांकि अब जब वो आगे बढ़ती है तो एक बार फिर से उसका पैर स्लिप होता है, जिस वजह से वो वहीं गिर गई थी। लेकिन उसके एक सेकंड पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर रिक ने जमीन पर पंच कर दिया था क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे एक बार तो एंजेलिका को हिट करना ही होगा वरना वो हार जाएगा। अब एंजेलिका वहाँ गिर गई थी, इस वजह से वो रिक के अटैक से बच गई थी। अगर वो नहीं बच पाती तो जान से भी मारी जाती क्योंकि रिक के अटैक ने वहाँ जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया था। एंजेलिका भी अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत खुश थी कि वो इस अटैक से बच गई। हालांकि वो रिक से पूछते कि आखिर वो है कौन, जिस पर रिक कहता है कि वो एक नॉर्मल आदमी है जो कि एडवेंचर टेस्ट के लिए यहाँ आया है। लेकिन एंजेलिका ने फैसला कर लिया था कि अब वो और ज्यादा नहीं लड़ेगी, जो कि सही भी था। हालांकि जब वो जाने लगती है तभी रिक उससे कहता है कि तुम्हें अपनी शर्त तो याद ही हो, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी नहीं कहे। इससे पहले ही एंजेलिका अपनी बची हुई सारी एनर्जी अपने पैरों में लगाते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि रिक आगे भी ना पहुँच पाए। अब रिक वैसे भी उसे सर्वेंट नहीं बनाने वाला क्योंकि रिक को नहीं लग रहा था कि वो सच में जीत पाएगी। वैसे अब एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं, रिक उन रिजल्ट्स को देखने जाना है। उसे दुलान रोयनेट बताती है कि तुम्हारे मास्टर्स भी तुमसे मिलने आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुमने कैसा परफॉर्म किया। ये सुनकर रिक पैनिक करता है और वो नहीं चाहता कि उसके मास्टर्स यहाँ पर आए क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसका स्कोर सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वैसे इसके बाद अब हमें एडवेंचर की स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि कोई खास ट्रेजर लेने के लिए गया था। इस ट्रेजर को जो कोई भी लेगा वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हालांकि वो ट्रेजर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता जिसे हराने के बाद वो ट्रेजर मिलने वाला था, लेकिन उस ट्रेजर को उम्मीद थी कि एक दिन कोई न कोई वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को जरूर आएगा। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम देखते कि वहाँ रिक रोयनेट दोनों ही क्लास में आ चुके थे, जहाँ अलीसा आकर सभी पार्टिसिपेंट से कहती है कि उनके सामने जो उनकी पार्टिसिपेशन टिकट रखी हुई है वो कुछ देर में ग्लो करेगी और अगर वो ब्लू कलर की हो जाती है तो इसका मतलब वो पास हो चुके हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब रिक चिंता कर रहा था कि वो पास हो पाएगा कि नहीं, लेकिन रोयनेट उसे समझाते कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि रिक इस चीज से टेंशन में था कि अगर वो यहाँ फेल हो गया तो वो वापस लौट कर उसके मास्टर्स उसे 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग कराएंगे, जो कि वो नहीं करना चाहता। वैसे अब तभी अचानक से उसकी टिकट ग्लो करने लगती है, वो भी गोल्डन कलर में। इसलिए रिक को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन कुछ देर में उसका रंग ब्लू हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो पास हो चुका है। अब रोयनेट उसे कांग्रेचुलेशन करती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। असल में अलीसा उन्हें ये भी बताया था कि आज का टेस्ट पूरा हो चुका है और अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो अगले दिन उनका एक मॉक टेस्ट होगा। अब रिक को ये बस देखना था कि टेस्ट कौन लेगा। बाहर आने के बाद यहाँ रिक को बदबू आ रही थी, तभी वहाँ ड्यूक का बड़ा बेटा आता है, इसका नाम रेस्टर है और ये यहाँ रोयनेट को देखकर बहुत इम्प्रेस था। वो लोग आगे बढ़ता है और अपना नाम बताता है। वैसे रिक भी उसे अपना नाम बता रहा था, लेकिन रेस्टर उसे इग्नोर करता है क्योंकि उससे उसे कोई लेना देना नहीं था। वो रोयनेट से उसका नाम पूछने लगता है। इस चीज से रिक का दिल टूट जाता है, लेकिन रेस्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पर अपनी 4-5 पिकअप लाइन सुनाने के बाद रोयनेट को प्रपोज करता है और उसे अपनी सेकंड वाइफ बनाने का ऑफर देता है। लेकिन इतने में रिक वहाँ उन दोनों के बीच में आ गया था। वो बताता है कि रोयनेट उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे यहाँ ट्राई नहीं करना चाहिए। हालांकि रेस्टर तभी रिक के हाथ में उस पार्टिसिपेशन टिकट को देखता है और समझ जाता है कि रिक एक F रैंक एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे ये देखकर वो बहुत हैरान था क्योंकि रिक 32 साल का है। हालांकि रिक उससे कहने लगता है कि तुम भी यहीं पर हो, इसका मतलब तुम भी इसी टेस्ट को देने के लिए आए थे। लेकिन रेस्टर कहता है कि बिल्कुल नहीं और वो हंसते हुए बताता है कि जब वो 14 साल का था तभी उसने E रैंक एडवेंचर टेस्ट को पास कर लिया था। और अब रिक को पता चलता है कि असल में रेस्टर यहाँ पर अगले दिन के एग्जाम लेने के लिए आया है। वैसे अभी रेस्टर रोयनेट से कह रहा था कि रिक एक कमजोर आदमी है, उसे उससे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। लेकिन रोयनेट रिक का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि नहीं, रिक और वो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में, इसलिए वो रिक को छोड़कर नहीं जाएगी। साथ ही यहाँ पर वो रेस्टर की परफ्यूम की भी बुराई करती है। वो कहते हैं कि ऐसा परफ्यूम मत लगाना वरना तुम्हारी पहली वाइफ भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। अब रिक को पता चलता है कि असल में वो बदबू रेस्टर के परफ्यूम की थी, तभी वो इतनी देर से अपनी नाक बंद करके खड़ा हुआ था। अब रेस्टर उन दोनों पर गुस्सा करते
करते हुए कहता है कि वो बस इंतजार करे, अगर वो रिक का एग्जामिनर बनता है तो वो रिक को कभी टेस्ट में पास नहीं होने देगा। अब रेस्टर वहाँ से चला गया था, लेकिन रिक इस चीज को लेकर और ज्यादा चिंता में आ गया था, क्योंकि उसे पहले ही अगले दिन के टास्क से डर लग रहा था। वो सोचता है कि शायद उन लोगों ने गलती कर दी, लेकिन अब उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। वैसे अब हम यहाँ रेस्टर के पास आ गए थे। वो अभी बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो रिक से बदला कैसे ले। वैसे तभी उसके दोनों सिबलिंग्स, मतलब उसकी भाई बहन, वहाँ पर पहुँचते। वो दोनों अभी रो रहे थे, इसलिए रेस्टर वो उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, जिस पर ग्रीड बताता है कि एग्जाम के दौरान एक आदमी ने उसे बहुत बेइज्जती की। साथ ही एंजेलिका बताते हैं कि उसी सेम आदमी ने उसे भी हराया और उसकी भी बेइज्जती की। अब ये सुनकर रेस्टर को लगता है कि शायद वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रिक है। वो यहाँ पर ग्रीड से उसकी टिकट नंबर के बारे में पूछता है। ग्रीड बताता है कि उसका नंबर अनलकी था और रेस्टर समझाता है कि यहाँ ये वही है। अब रेस्टर के पास 2 कारण हो चुके थे रिक से बदला लेने के लिए। अभी यही सोचते हुए स्माइल कर रहा था। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रिक और रॉनेट वहाँ टेस्ट के लिए आ रहे थे, जिस दौरान रिक प्रे कर रहा था कि काश रेस्टर उसका टेस्ट ना ले। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात लिन से होती है। लिन उन्हें बताता है कि उनका टेस्ट आज वो लेने वाला है, जो सुनकर रिक सच में बहुत ही ज्यादा खुश था। वैसे लिन कह रहा था कि वो ये देखकर बहुत हैरान है कि एक 32 साल का आदमी एडवेंचर बनना चाहता है। रिक समझ गया था कि शायद लिन उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन लिन असल में उससे इम्प्रेस था। वो कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतनी एज का आकर कभी एग्जाम देगा। तुम बाकियों को मोटिवेट कर रहे हो। वो खुद की स्टोरी बताता है। असल में वो जब 24 साल का था तब उसने पहली बार इस टेस्ट को दिया। उसने तभी टेस्ट पास किया था क्योंकि उसका भी गोल एक अच्छा एडवेंचर बनने का था। वो सोचता है कि वो एक ए रैंक पर है, लेकिन उस बात को 20 साल हो चुके हैं। हालांकि उसने हार नहीं मानी। उसकी एज अभी 40 साल से ज्यादा है, लेकिन वो बी रैंक तक पहुंच चुका है। हालांकि वो कहता है कि वो इससे इम्प्रेस तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे आराम से पास हो जाने देगा। हालांकि इसके बाद वो हाथ मिलाते हैं और लिन कहता है कि टेस्ट के बाद वो साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे। इतना कहते हुए लिन वहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ रेस्टर अब इनकी बात सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। अब लिन वहाँ पहुँचता है तो रेस्टर उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ उस रूम में आते हैं जहाँ पर सभी पार्टिसिपेट्स थे। अब रिक बहुत ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसका टेस्ट रेस्टर नहीं लेगा। हालांकि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है कि लिन की तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए उनका टेस्ट रेस्टर लेगा। रिक तो इनाम बोल चुका था, इसलिए वो सोचता है कि आखिर ये कौन है। मगर रोनेट बताते है कि वही लड़का है जो कि तुमसे कल मिला था और तुम उसके भाई बहन को पहले ही अनइंटेंशनली परेशान कर चुके हो। अभी सुनकर रिक डिप्रेशन में जाने वाला था। साथ ही बाकी वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे वो भी बहुत चिंता कर रहे थे। रिक उनसे पूछते है कि आखिर वो टेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परेशान तो सिर्फ रिक ने किया है। लेकिन वो बताते हैं कि रेस्टर को फ्रैंक डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। उसे एफ रैंक के एडवेंचर पसंद नहीं, इसलिए वो जितना हो सके उतने एडवेंचर्स को फेल कर देता है, इसलिए वो घबरा रहे थे। वैसे अब ऐसा ही होता है क्योंकि जब रेस्टर पहले पार्टिसिपेट्स साथ अपने टेस्ट कंटिन्यू करता है तो वो आइस मैजिक के थ्रू उसे कुछ सेकंड्स में हरा देता है और बाद में उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर कहने लगता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आता है। वो अभी रेस्टर से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था, इसीलिए कुछ देर के लिए टेस्ट यही रुक जाता है। दूसरी तरफ हम रिक और रोनेट को देखते हैं। रिक अभी बहुत चिंता में था पर रोनेट उसे समझाते कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। रिक सोच रहा था कि क्या वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर वो 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग की याद आती है और वो नहीं जा पाता। हालांकि रोनेट उसे समझाती है कि वो आराम से इस टेस्ट को पास कर लेगा, उसे उस पर भरोसा है। वो कहते हैं कि वो उसी दिन से उस पर भरोसा करती है जब पहली बार रिक ने ये चीज कही थी कि वो एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे अब उसकी इस बातों पर रिक का मोटिवेशन फिर से लौट आया था। वैसे अब तभी वहाँ पर एक हुडी पहनकर लड़का आता है। वो कहता है कि वो उनका फ्यूचर बता सकता है, जिसके बाद उसे चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि वो पास होने वाला है या फेल। रिक बात मान लेता है, उसके हाथ चेक करता है और उसके साथ चला जाता है। वो अभी एक चेयर पर बैठने वाला था जहाँ रोनेट उसे बैठने से रोकने ही वाली थी, लेकिन वो रोक पाए इससे पहले रिक उस पर बैठ जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो हुडी उतारते हुए लड़का अपना फेस दिखाता है। वो असल में ग्रीड था। वो वहाँ हंस रहा था और कह रहा था कि वो कितना अच्छा एक्टर है। हालांकि इतने में रोनेट उसके पास आकर उससे कहते कि उसने रिक को कहाँ टेलीपोर्ट किया। हालांकि ग्रीड इतनी आसानी से कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन तभी रोनेट उसे पकड़ लेती है। रोनेट की पावर देखकर और उसके अंदर के किलिंग इंटेंट को देखकर वो समझ चुका था कि शायद वो यहाँ मारा जाएगा, इसलिए तुरंत ही वो बता देता है कि उसके पास शायद पावर्स नहीं है। इसी वजह से वो टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल सिर्फ 100 मीटर के रेडियस पर ही कर सकता है। इसका मतलब रिक ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। वैसे दूसरी तरफ वहाँ रिक को देखते हैं। वो ज्यादा दूर तो नहीं गया था, लेकिन उस जगह के बाहर आ चुका था जहाँ एग्जाम होने वाली है और वहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं। ये मिशनरीज थे जिन्हें हाई अलर्ट
पुलिस ने हायर किया है। नॉर्मली हम इन्हें गार्ड्स कहेंगे। इन्हें पैसे देकर बुलाया गया रेस्टर की तरफ से, जिससे कि वो रिक को खत्म कर सके या फिर उसकी ऐसी हालत कर सके जिससे कि वो टेस्ट ना दे पाए। अब जब रिक को ये चीज पता चलती है कि वो सोचता है उन्हें इतनी वाहियात ट्रिक यूज करने की क्या जरूरत थी। रिक को तो पहले खुद पर भरोसा नहीं था कि सच में वो टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं। वैसे अब यहाँ लड़ाई शुरू हो इससे पहले रिक के 3 मास्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो रिक से पूछते हैं कि उसका टेस्ट तो वहाँ अंदर चल रहा है, फिर वो यहाँ बाहर क्या कर रहा है। रिक नहीं चाहता कि वो गार्ड्स मारे जाए, इसी वजह से वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं इनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उन तीनों मास्टर्स में से एक मास्टर नीचे आता है। यहाँ रिक धीरे से उन गार्ड्स को समझा रहा था कि वो यहाँ से चले जाए वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो जाने वाले नहीं थे, बल्कि वो यहाँ इन मास्टर से जाने को कहने लगते हैं वरना वो इन्हें भी खत्म कर देंगे। रिक सोचता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कि ये लोग लगता है कि मरना चाहते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड यहाँ रिक के उस मास्टर पर हमला करता है जो कि अभी आगे आया था। उस गार्ड के पास बहुत ही ज्यादा बड़ी तलवार थी और साथ ही वो स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन रिक के मास्टर को टच होने के बाद वो तलवार पूरी तरह से टूट जाती है। रिक का मास्टर यहाँ उस गार्ड से कहता है कि वो सच में स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन उसके वेपन बहुत कमजोर है। वैसे वो गार्ड यहाँ रिक के मास्टर पर पंच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके पंच को पकड़ लेता है और साथ ही उसके हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो गार्ड हैरान था। वैसे तभी रिक के मास्टर ने उसके हाथ को फिर से हील कर दिया था। वो कहता है कि तुम्हें ताकतवर बनने की जरूरत है। अब तभी यहाँ बाकी गाँव में एक आदमी पहचान जाता है कि ये वही टीम है जिसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता है। हालांकि बाकी लोग अभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो देखते हैं कि रिक का जो मास्टर नीचे आया था वो ताकतवर है, इसलिए उससे फाइट करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन वो दूसरों को जरूर हरा सकते हैं। तभी रिक का दूसरा मास्टर वहाँ आता है जो कि एज में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो ताकतवर है। वो समझ गया था कि ये लोग रिक को परेशान कर रहे हैं और एक मामला शांति से सुलझाना चाहता है, इसलिए वो रिक को अपना नया वेपन बताता है। वो कहता है कि उसने अभी अभी बनाया है। वो तुरंत ही उनसे गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिससे जो गार्ड उसके ऊपर हमला कर रहे थे वो नीचे गिर जाते हैं। वो मास्टर रिक से कहता है कि अगर वो चाहे तो इन गन को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिक उस पर चिल्लाता है और कहते हैं कि नहीं, उसे ट्राई नहीं करनी वैसे तभी वो बटलर जो कि इन गार्ड्स को यहाँ लेकर आया था, वो इस बात को समझ लेता है कि ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इतने में ही उसके उन गार्ड्स ने ऊपर जाकर उस तीसरे मास्टर को भी पकड़ लिया था। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखते हैं। वो पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर कहता है कि कुछ नहीं, वो बस खेलना चाहते हैं, लेकिन इतने में ही वो गार्ड उसे थोड़ा टाइट पकड़ लेता है, जिससे उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हाई लेवल नेचर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उन सभी को हवा में फेंक देती है। बाकी नीचे जो गार्ड्स खड़े हुए थे वो इस चीज से घबरा गए थे। वैसे अब वो समझ जाते हैं कि ये मास्टर असल में वैम्पायर प्रिंसेस है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर है। वैसे इसके बाद हमें उन तीनों मास्टर के बारे में बताया जाता है। जिस लड़की ने अभी अभी गार्ड्स उलझे थे उसका नाम एलेक्सर है। उसके बारे में हमने जान ही लिया है कि वो वैम्पायर प्रिंसेस है और सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन में आती है। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने गन का यूज किया था वो मैसा है और वो एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ डॉफ है जो कि वेपन क्रिएशन में माहिर होते हैं। तीसरा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर जैसा मास्टर, उसका नाम बर्डस्टोन है और वो एक ऑर्क है और सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहना गलत नहीं होगा। इनकी टीम में एक फोर्थ मेंबर भी है, लेकिन वो हमें नहीं बताई जाती, बस हमें उसका एक ब्लैक इमेज दिखाई जाती है। अभी वो बटलर इनको यहाँ देखकर बहुत हैरान था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था कि ये तीनों ही एस रैंक के एडवेंचरर्स हैं। उसने इन्हें देख लिया था, इसका मतलब उसके जीने का मकसद पूरा हो चुका है और फाइनली वो रिटायर हो सकता है। वैसे रिक सोचता है कि जब उसके मास्टर यहाँ पर सब कुछ संभाल ही रहे हैं तो क्यों ना अब वो टेस्ट के लिए जाए, क्योंकि शायद उसे देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ वहाँ रोयनेट अभी ग्रीड को गर्दन से पकड़े हुई थी। ग्रीड पूछता है कि वो उसे कब तक नहीं छोड़ेगी, जिस पर रोयनेट कहती है कि तब तक जब तक रिक वापस लौट कर नहीं आता। हालांकि तभी वहाँ पर रिक की एंट्री होती है, जिसके बाद रोयनेट ग्रीड को वहाँ से दीवार की तरफ फेंक देती है और रिक से पूछने लगते हैं कि वो ठीक तो है, जिस पर रिक कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है। वैसे अब वो सारी बातें बताता है। वैसे अब तभी वहाँ पर लिन आता है। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। वो आकर बताता है कि असल में रेस्टर ने उस पर हमला किया था और उसे पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया था। रिक ये सुनकर हैरान था। वो सोचता है कि आखिर रेस्टर सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर लिन बाकी बातें भी बताता है। वो कहता है कि उसका एक और सपना था। वो चाहता है कि वो एक स्कूल चालू करे जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो कि एडवेंचरर बनना चाहते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे एडवेंचरर बन सके। लेकिन जब ये बात उसने रेस्टर को बताई तो वो उस पर हंसने लगा और कहने लगा कि लिन बहुत कमजोर है, इसका मतलब वो सिर्फ कमजोर स्टूडेंट्स क्रिएट करेगा, जो कि वो नहीं चाहता, और इसी वजह से उसने लिन को पीटा और बाद में एक कमरे में बंद कर दिया। लिन अभी बहुत दुखी था कि वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो बताता है कि वो बहुत मुश्किल से खुद को वहाँ से छुड़ा कर आया है, ये बताने के लिए कि रिक उस टेस्ट को ना दे, क्योंकि वो रिक के साथ भी यही सब करेगा। लेकिन रिक इस बात से गुस्सा था और अब वो भूल चुका था कि कुछ टाइम पहले से डर था कि वो फेल हो जाएगा। वो तुरंत टेस्ट देने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ देखते हैं कि रेस्टर अभी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बुरी तरह से हरा रहा था। वैसे अब तभी वहाँ पर उसका एक गार्ड आता है और उससे कहता है कि वो लोग
लोग रिक को नहीं रोक पाए। हालांकि रेस्टर इस पर गुस्सा नहीं था, वो कह रहा था कि शायद उसका हारना मेरे ही हाथों में लिखा है। वैसे तभी हम रिक को वहाँ आते हुए देखते, उसके चेहरे पर ना ही स्माइल थी और ना ही कुछ डर इस टेस्ट को पास कर पाएगा, जिस पर रोनेट बिना कुछ सोचे तुरंत ही कह देती है कि हाँ, रिक आराम से इस टेस्ट को पास कर लेगा। हालांकि अलीसिया को भी इतना भरोसा नहीं था, वो बता दिया कि रेस्टर बहुत बुरा है, वो जब भी एग्जाम लेने के लिए आता है तो वो हमेशा कमजोरों पर अपनी मैजिक पावर का यूज करता है, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है। अभी सुनकर बफस्टोन को भी थोड़ा सा चिंता हो रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेस्टर असल में एक रैंकिंग एडवेंचर है तो वो चिंता करना छोड़ देता है। रैंकिंग एडवेंचर का मतलब जो ई से लेकर ए रैंक तक होते हैं, उन्हें रैंकिंग एडवेंचर कहा जाता है। ऐसे रैंक पर पहुंचने के बाद इनके वहाँ रेस्टर से वहाँ एडवेंचर्स का नाम हटा दिया जाता है, क्योंकि फिर वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। अब इस तरफ हम फाइट के बीच आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी जब रिक वहाँ पहुँचता है तो रेस्टर उससे कहने लगता है तुम उन गार्ड से जीत गए। हालांकि वो कहता है कि वो बहुत कमजोर और कमीनर थे, मुझे लगा था कि वो शायद तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। अब रिक लड़ने से पहले उससे पूछता है कि आखिर वो एक एडवेंचर क्यों बना, तो इस पर रेस्टर कहता है कि वो एक नोवेल है, उसके पास बचपन से ही हर वो चीज थी जो कि किसी को चाहिए, लेकिन उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊं और अपनी बायोग्राफी में ये लिखवाऊं कि मैं एक एडवेंचर भी रह चुका हूँ। इस वजह से उसने तब एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन किया था। हालांकि वो बताता है कि वो किसी दूसरे एडवेंचर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। वैसे इसके बाद उन्हें लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई में यहाँ पहला अटैक रेस्टर ने किया था। वो एक आइस क्रिस्टल क्रिएट करते हुए रिक की तरफ फेंकता है। रिक अपनी जगह से नहीं हिलता और वो क्रिस्टल उसके पास से निकल गया था। यहाँ रिक बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता जो देख, हालांकि रिक अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से रेस्टर सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन कुछ ही देर पहले रोनेट ने उससे कहा था कि वो लड़ाई के बीच अपना आपा ना खोए और खुद को शांत रखने की कोशिश करे। वैसे दूसरी तरफ रेस्टर पहले हैरान था, पर फिर वो सोचता है कि शायद रिक इतना डर चुका है कि वो अपनी जगह से नहीं हिल पाया। लेकिन इसके बाद अब वो अपने पावरफुल फायर मैजिक का इस्तेमाल यहाँ रिक के ऊपर करता है, लेकिन इस बार भी रिक उस जगह से नहीं हिलता और वो फ्लेम्स उसकी बॉडी को टच करते हुए उसके पास से निकल गई थी। रेस्टर यहाँ नोटिस करता है कि रिक की बॉडी को इन फ्लेम से भी कुछ नहीं हुआ, जो देखकर इस बार वो सच में हैरान लग रहा था। दूसरी तरफ इस चीज में अलीसा भी हैरान थी। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बफस्टोन उससे कहता है इसकी एक वजह है। वो बताता है कि किसी भी एडवेंचर की बॉडी में मैजिकल पावर सिर्फ 20 साल की उम्र तक बढ़ सकती है। रिक ने अपनी ट्रेनिंग में 30 साल में शुरू की थी। इस वजह से बफस्टोन ने फैसला किया कि वो रिक को मैजिक तो नहीं सिखा सकता, लेकिन उसकी बॉडी को इतना हार्ड जरूर बना सकता है कि सामने वाले का मैजिक उस पर असर ही ना करे। हमें रिक की ट्रेनिंग का एक सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ बफस्टोन ने उसके दोनों पाँव में एक 1000 किलो की 2 गोले बांध दिए थे और उसे जंगल में भेज दिया था, जहाँ पर बहुत खतरनाक बीस्ट रहते हैं। हालांकि रिक के लिए ये चीज शुरू में बहुत मुश्किल थी, लेकिन जान बचाने के लिए उसे उस ट्रेनिंग से गुजरना ही पड़ता है। वैसे अभी यहाँ फाइट में रेस्टर अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे भी रिक को कुछ नहीं हुआ था, जो देखकर अब रेस्टर को गुस्सा आना शुरू हो चुका था। वो तुरंत अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन रिक फिर से अपनी जगह पर खड़े रहकर उस अटैक को भी बहुत ही आसानी से सह लेता है। अभी ये सभी देखने के बाद अलीसा कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन रोनेट उससे कहती है कि उसे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर रिक एक एस रैंक एडवेंचर जितना ताकतवर है, जो सुनकर अलीसा हैरान हो जाती है। हालांकि रोनेट कहती है कि रिक को इस चीज के बारे में पता नहीं है, वो खुद को अभी बहुत कमजोर समझता है। इसका रीजन ये है कि जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी तब बफस्टोन ने उसे सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा था। वो बड़े बड़े पत्थर उसके सामने रखकर उन्हें तोड़ने को कहता है। रिक इतना काबिल तो हो चुका था कि वो सच में उन पत्थरों को बड़े बड़े क्रैक्स ला सके, लेकिन फिर भी बफस्टोन हमेशा उससे यही कहता था कि एक एफ रैंक एडवेंचर भी इससे ज्यादा ताकतवर होता है। इस वजह से रिक ने खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन अभी भी उसके मन में यही बात बैठी हुई थी कि वो एक एफ रैंक एडवेंचर से भी ज्यादा कमजोर है। वैसे अभी यहाँ गुस्से में आकर रेस्टर ने अपनी सारे मैजिक पावर्स को एक साथ कंबाइन कर यूज करना शुरू कर दिया था। वो एक बड़ा सा स्टोन जमीन से निकालता है और यहाँ रिक की तरफ फेंकता है, लेकिन शॉकिंगली रिक ने उस स्टोन को बीच में से काट दिया था और अभी भी वो अपनी जगह से ज्यादा मूव नहीं किया था। उसका मूव ना करना रेस्टर को कमजोर दिख रहा था, जिस वजह से उसका गुस्सा अब पीक पर पहुंच चुका था। वो तुरंत अपने 5 पंच को स्टील में कन्वर्ट करते हुए पूरे स्पीड से यहाँ रिक की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रिक फिर से अपनी जगह से ना हिलते हुए धीरे से पंच कर देता है, उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। वैसे इतनी फाइट करते हुए रिक ये चीज समझ चुका था कि रेस्टर के पास मैजिक पावर तो है, लेकिन उसने अभी खुद को ट्रेन नहीं किया, जिस वजह से उसके पास स्किल्स नहीं है। रिक मन में सोचता है कि वो एक ऐसे लूजर से तो कभी नहीं हार सकता जो खुद को ट्रेन भी ना कर पाए हो, इसलिए अब रिक के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था। वहाँ दूसरी तरफ अभी रेस्टर गुस्से में अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट तो था, लेकिन रिक ने अपने हाथ को आगे करते हुए
हुए बहुत ही आसानी से उन फायर वेव्स को रोक लिया था। हालांकि इतने में रेस्टर तुरंत ही उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार रिक उसे पंच कर फिर से दूर फेंक देता है। हालांकि सही समय पर रेस्टर ने खुद की बॉडी को स्टील का बना लिया था, जिसकी वजह से रिक की अटैक का डैमेज उस पर नहीं आया था। हालांकि वो समझ गया था कि रिक ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो ये कहने को तैयार नहीं था कि रिक स्ट्रॉन्ग है। वो ये कह रहा था कि ये बस एक कोइंसिडेंस था कि उसे वो पंच लग गया। लेकिन रिक को इस पर थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपनी ट्रेनिंग याद आती है। हमें उसकी ट्रेनिंग के सीन दिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग के नाम पर उसके मास्टर अत्याचार कर रहे थे। हो सकेगा तो हम उनकी फोटोज लगा देंगे। नॉर्मल सी बात थी कि ऐसी ट्रेनिंग के बाद कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन किस्मत से बर्स्टोन को हीलिंग मैजिक आता था, जिससे वो अभी रिसेंटली मरे किसी भी व्यक्ति को वापस से जिंदा कर सकता था। इस वजह से रिक इस तरह की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाया। वैसे रेस्टर को ये सब नहीं पता, इसलिए वो एक और बार कोशिश करता है। वो यहाँ पर अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पहले तो रिक को कुछ वाइन्स में बांध देता है, और इसके बाद एक ट्री गोलेम को वहाँ समन कर उसे खुद से कंट्रोल करने लगता है। इस बीच वो रिक से कह रहा था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन अभी रिक को खुद पर यकीन था। इसलिए अब जैसे ही रेस्टर उस पर हमला करता है तो रिक यहाँ भी अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। रिक के पास वैसे तो पावर्स मैजिक पावर्स नहीं है, लेकिन ये विंड मैजिक स्पेल सबसे बेसिक स्पेल जो कि शुरुआत में लोग ऐसे ही सीख लेते हैं। हालांकि रिक को पता था कि उसने इसकी ट्रेनिंग कई मिलियंस बार की है। इस वजह से वो चाहता था कि अटैक रेस्टर को हराने के लिए काफी होगा। वो अटैक करता है और यहाँ दोनों के हमले टकराते हैं। शॉकिंगली वहाँ स्टेडियम में धमाका होता है। अभी रेस्टर को उम्मीद नहीं थी कि रिक का अटैक उसे पीछे भी धकेल पाएगा, लेकिन इससे उल्टा होता है और रेस्टर का वो ट्री गोलम टुकड़ों में टूटने लगता है। और तभी रिक के अटैक के प्रेशर की वजह से रेस्टर वहाँ से बहुत ही तेजी से जाकर उन सीढ़ियों पर जाकर टकराता है जिन पर बाकी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे। वो सभी चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और आज से पहले किसी भी पार्टिसिपेंट ने अपने एग्जामिनर की ऐसी हालत नहीं की है। अब हम देखते हैं कि रिक ने अपने मास्टर्स के पास आता है और वो अभी सभी से कांग्रेचुलेशन कहते हैं रेस्टर को हराने के लिए, क्योंकि अब उन्हें पूरा भरोसा है कि रिक पक्का टेस्ट को पास कर लेगा। वैसे अब वो यहाँ से खाना खाने के लिए लौट रहे थे। इतने में वहाँ पर रेस्टर अपने भाई बहनों के साथ आता है। उसकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो रिक से कहता है कि इस बार तो वो जीत गया, लेकिन अगली बार जब वो अपने प्रमोशन एग्जाम के लिए आएगा तब रेस्टर उसे सबक सिखाएगा। वो प्रॉमिस करता है कि अगली फाइट में वो रिक को जरूर हराएगा। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और बाकी सभी अभी खाने के लिए पूरी जगह पर पहुंच चुके थे। यहीं पर वो स्पीकर लगे हुए हैं जिसमें नाम अनाउंस हो रहे हैं। अब पता चलेगा कि रिक को सिलेक्ट किया गया कि नहीं। हालांकि रोनेट देखते हैं कि रिक अभी बहुत शांत है, जो चीज देखकर वो थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले रिक बहुत पैनिक कर रहा था। वो रिक के पास आकर इस चीज की वजह पूछती है। अभी रिक अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। हमें रिक का पूरा पास्ट जानने को मिलता है। रिक जब छोटा था तो उसने एक बुक पढ़ी थी। ये एक यामानो नाम के एडवेंचर की बुक थी और उसमें काइजर नाम के एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ था, जो कि बहुत ताकतवर है और उसे हराने पर सामने वाला अपना कोई भी विश पूरी कर सकता है। हालांकि काइजर को अभी तक किसी ने खत्म नहीं किया। इस वजह से रिक फैसला करता है कि वो भी एक एडवेंचर बनेगा और काइजर को खत्म करेगा। हालांकि एवरेज पेरेंट्स की तरह जब यहाँ वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है तो उसके पेरेंट्स इस चीज पर मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सबसे ज्यादा स्कोप बीटेक या बीकॉम में है। इसी वजह से वो रिक को भी वही कराकर 9 से 5 साल की नौकरी करवाना चाहते थे, लेकिन रिक को ये चीज पसंद नहीं आती। उसे एक एडवेंचर बनना था, लेकिन उसकी उम्र इतनी नहीं थी उनके खिलाफ जाकर अपने सपनों को सामने रख सके और एक वक्त के लिए उसे भी ये बात सही लग जाती है। हालांकि फिर भी उसने ये ड्रीम खोया नहीं था। वो हमेशा एडवेंचर बनने के बारे में सोचता रहता था। उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसकी बॉडी में कुछ अजीब सी हरकत हुई है, जो कि नेचुरली होना मुश्किल है। वैसे इस वर्ल्ड में मैजिक वगैरह नॉर्मल है, इसलिए डॉक्टर कैजुअली बताता है कि रिक की बॉडी में किसी तरह की मिस्टीरियस पावर आई है, लेकिन अभी तक वो अनलॉक नहीं हुई है और डॉक्टर को नहीं पता कि ये पावर अनलॉक कब होगी। हालांकि ये सुनने के बाद रिक के मन में एक होप आ चुकी थी कि सच में कोई एडवेंचर बन सकता है। इसमें वो एक फैसला करता है कि जब तक ये पावर अनलॉक नहीं होगी वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं बताएगा, और जिस दिन उसने इस पावर का पता लगा लिया वो अपने पेरेंट्स से जाकर कह देगा कि उसे एडवेंचर बनना है। वैसे अगले दिन जब वो स्कूल में आता है तो वो अपने दोस्तों को अपने इस नई पावर के बारे में बताता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वो उसकी ये पावर एक्टिवेट हो गई, जिस पर रिक कहता है कि नहीं, अच्छी चीज है, होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कई बार ये समय कुछ ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बीतने लगा था और कुछ हफ्ते बल्कि कुछ महीने बीत गए थे, लेकिन फिर भी रिक की पावर नहीं एक्टिवेट हुई थी और ना ही रिक को उस पावर का कोई चिन्ह या इशारा मिला था। फिर भी रिक के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो फिर से कुछ और साल इंतजार करता है। अब वो और उसके दोस्त टीनेजर बन चुके थे। अभी वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था जहाँ वो सबसे ज्यादा दुखी लग रहा था। उसके दोस्त उससे उसकी स्किल के बारे में पूछते हैं। रिक कहता है कि उसकी स्किल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। वैसे इस पर उसका एक दोस्त कहता है कि कई ऐसे लोग पहले भी जन्म ले चुके हैं जिनके पास भी इस तरह से बचपन
बचपन में स्किल आई थी लेकिन वो कभी एक्टिवेट नहीं हुई, इसलिए रिक को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उसकी ये बात रिक को बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रही थी। हालांकि अब उसके दोस्त बता रहे थे कि स्किल होना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि कई एडवेंचर बिना स्किल के भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। इसलिए अगर रिक एडवेंचर बनना ही चाहता है तो स्किल पर फोकस ना कर एडवेंचर बनने पर फोकस कर सकता है। लेकिन रिक को पैसे नहीं कमाने थे, बल्कि उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है, जिसके लिए उसे पावर और स्किल की जरूरत होगी। वैसे अब धीरे धीरे और ज्यादा समय बीतता जाता है। रिक भी ये बात जानता था कि वो अपने सपने को लेकर इतना पागल नहीं हो सकता कि वो बाकी चीजें भूल जाए, इसलिए वो एक नौकरी ढूंढता है। किस्मत से उसे नौकरी एडवेंचर गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट को तौर पर मिल जाती है। इससे उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि उनका बेटा एक सेफ जॉब करे। हालांकि रिक की लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी थी। नॉर्मल से मतलब ठीक हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे थे। नॉर्मल से काम पर जाना पड़ रहा था। शाम को घर लौट कर घर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिक कभी खुश नहीं था। इस बीच हम रिक को काम करते हुए देखते हैं और साथ ही दूसरे एडवेंचर की मदद करता हुआ देखते हैं। भले ही रिक इन कामों में खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो इन्हें अनपरफेक्टली करता है। साथ ही उसने अभी तक अपने सपनों को नहीं छोड़ा है। उसे नहीं पता कि उसके पास जो स्किल है वो क्या करती है। वो कुछ भी करते हुए उसे एक्टिवेट करने की हमेशा कोशिश करते रहता है। वो सोचता है कि शायद किसी तरह से ये एक्टिवेट हो जाए और फाइनली वो इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सके। हालांकि जब और कुछ साल तक कुछ भी नहीं होता तो रिक सच में ये मान लेता है कि उसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। उसकी लाइफ बोरिंग हो चुकी थी। लेकिन एक दिन अलीसा उनके एडवेंचर गिल्ड में जूनियर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर ज्वाइन होती है। रिक इस चीज से बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके पास कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। साथ ही वो अलीसा के लिए फ्लावर्स भी लाया था। हालांकि दूसरी तरफ उसके जो दोस्त थे वो शादी भी कर चुके थे, उनके बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन रिक अपने सपनों में इतना खोया हुआ था कि वो कुछ नहीं कर पाया। अब इसी चीज से बाहर निकलने के लिए फाइनली वो अपने सपनों को छोड़ते हुए उस किताब को ढूंढता है जिसको वो अपने बचपन में पढ़ा करता था। वो वही किताब थी जिसने उसे एडवेंचर बनने का एक सपना दिया था। लेकिन अब वो फैसला करता है कि आज के बाद वो इस किताब को कभी नहीं ओपन करेगा। वो अपने सपनों को छोड़कर अब वो थोड़ा सा खुश था, क्योंकि उसने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। अभी हम देखते हैं कि आज वो अलीसा के साथ काम कर रहा था, जिस दौरान वो उसे कई सारे इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि अलीसा भी जूनियर है। उसी दौरान वहाँ पर जीड आता है। जीड एक एडवेंचर है और कमाल की बात यह है कि उसने रिक के साथ ही ज्वाइन किया था। मतलब रिक ने जब यहाँ क्लर्क की नौकरी के लिए ज्वाइन किया था तभी जीड एक एडवेंचर बना था। अभी जीड यहाँ आकर रिक को अपने बी रैंक एडवेंचर लॉकेट दिखाता है। वैसे रिक का नेचर बहुत अच्छा है, इस वजह से कि कई सारे एडवेंचर दोस्त बन चुके हैं और जीड अभी उसे चिढ़ाने नहीं आया था, क्योंकि उसे रिक का सपना नहीं पता। वो सिर्फ उसे बता रहा था कि वो बी रैंक में पहुंच चुका है। रिक इस पर उसे कांग्रेचुलेशन करता है। अब भले ही अपने दोस्त से कोई ना जले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि काश वो भी जीड की तरह एक एडवेंचर बन पाता। अब नॉर्मली अपने दुख को बुलाने के लिए रात को वो अल्कोहल भी पी रहा था या वहाँ घूम भी रहा था। इस दौरान वो एक खाली जगह पर लेट कर सोचने लगता है कि अभी उसके पास हर वो चीज है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा। उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं जो कि हर महीने उसे मिलते हैं सैलरी के तौर पर। उसके पास एक काम है जिसे उसे कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। एक फैमिली है, मतलब पेरेंट्स तो है, अभी वाइफ नहीं आई, लेकिन फिर भी वो इसी चीज में खुश नहीं था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे जिससे उसे खुशी मिल सके। लेकिन इतने में उसने उसे किसी की आवाज सुनाई दी, और ये जिसकी भी आवाज थी वो वहाँ मॉन्स्टर चिल्ला रहा था। अब रिक तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है। वो क्लर्क है, इस वजह से उसे मॉन्स्टर की थोड़ी सी बहुत नॉलेज है और उसे पता है कि इस तरह के एरिया में कोई भी हाई लेवल मॉन्स्टर नहीं मिल सकता। लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर एक मिड रैंक ट्रोल था। रिक देखते ही समझ जाता है कि वो इसे नहीं हरा सकता। लेकिन तभी वो वहाँ से एक लड़की को आता हुआ देखता है जो कि कुछ वेजिटेबल्स खरीद कर ला रही थी। अब वो इस तरह से उसे खतरे में छोड़कर नहीं भाग सकता था, इसलिए रिक उसके सामने आकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन वो लड़की रिक से सामने से हटने को कहकर उस ट्रोल को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। रिक ये देखकर हैरान था। बाद में पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रोयनेट है, और यहाँ आज रिक पहली बार उससे मिला था। अभी रोयनेट रिक की बहादुरी देखकर उसे शुक्रिया कह रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। वैसे इसके बाद अब वो साथ में वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रिक उससे कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, क्या तुम एक बी रैंक एडवेंचर हो? जिसके बाद रोयनेट उसे अपना एस रैंक का लॉकेट दिखाती है, जिसे देखकर रिक हैरान हो गया था। रिक याद करता है कि एस रैंक की एडवेंचर की डिटेल्स उनके पास नहीं रहती, क्योंकि एस रैंक पर पहुंचने के बाद सारी डिटेल हटा दी जाती है और उन्हें जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो बड़े मेन ऑफिस की तरफ से मिलते हैं, जिसके बारे में बाकियों को नॉलेज नहीं है। हालांकि अब जब रिक इतना हैरान हो ही गया था तो वो एक और चीज पूछ लेता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझ पर हंसोगी तो नहीं? जिस पर रोयनेट कहती है कि वो जब 8 साल की थी उसके बाद से वो फिर भी कभी नहीं हंसी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं हंसने वाली। रिक उससे कहता है कि वो एडवेंचर बनकर काइजर मॉन्स्टर को हराना चाहता है, और यहाँ पर वो अपनी सारी कंडीशन भी बताता है कि किस तरह से उसके पास एक स्किल आई थी, लेकिन फिर भी वो एक एडवेंचर नहीं बन पाया। अब सारी चीजें बताने के बाद वो पूछता है कि क्या अभी वो एक एडवेंचर बन पाएगा? जिस पर रोयनेट कहते हैं कि वैसे तो जब वो उसे बचाने के लिए सामने आया था उस चीज को देखकर रोयनेट
रोनेट को लगा कि वो एक एडवेंचर ही है, लेकिन वो कहते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद किसी की भी मैजिक पावर नहीं बढ़ सकती। इस वजह से अगर मैजिक के हिसाब से देखा जाए तो तुम कभी एक एडवेंचर नहीं बन पाओगे। अब इस चीज से रिक दुखी था क्योंकि उसकी लास्ट होप भी खो चुकी थी, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि उसे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि चलो अच्छा है कि मुझे एक एक्सपर्ट से पता चल गया, वरना मैं फालतू ही इस चीज को लेकर दुखी रहता। हालांकि अब वो ऐसे ही मजाक में पूछता है कि क्या हम किसी दिन खाने पर चलें, जिस पर रोनेट कहते हैं कि किसी दिन की हम कल ही खाने पर चल सकते हैं। रिक ये सुनकर हैरान हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रिक आज बहुत ही ज्यादा खुश था। वो पूरा मन लगाकर दिन भर काम करता है और शाम को खुशी खुशी रोनेट से मिलने के लिए जाता है। अभी फिर उसी जगह पर पहुंचने के बाद उसे एक और बार फिर वो आवाज सुनाई देती है, मॉन्स्टर, और वो फिर से वहाँ भागते हैं। लेकिन शॉकिंगली इस बार भी वहाँ पर रोनेट मिलती है और उसने पहले ही सारी सिचुएशन ठीक कर दी थी। वो जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे मारे जा चुके थे। हालांकि अब तभी वहाँ पर और कई सारे मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। वो जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे मारे जा चुके थे। हालांकि अब तभी वहाँ पर और कई सारे मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। इन्हें देखकर रोनेट रिक से कहती है कि वो अभी यहाँ से दूर हट जाए, वरना उसे इतने लड़ने में प्रॉब्लम होगी। और इतना कहकर वो मॉन्स्टर पर हमला करने लगी थी। उसके पास कुछ ब्लेड्स थे जिनसे वो बहुत ही इजीली और मॉन्स्टर को खत्म करते जा रही थी। हालांकि जब वो वहाँ के इतने मॉन्स्टर को खत्म कर देती है उसके बाद उसे अचानक से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। इसके बाद वो अपने घुटनों पर आ चुकी थी। हमें बताया जाता है कि ये एक एनर्जी उस मॉन्स्टर की है जिस मॉन्स्टर ने रोनेट की विलेज को तबाह पूरी तरह से कर दिया था जब रोनेट छोटी थी। हालांकि उसे इस कंडीशन में देखकर रिक तुरंत ही उसके पास आता है उसे संभालने के लिए, लेकिन इतने में एक दूसरा बड़ा मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने लगा था। हालांकि सही वक्त पर जेड, जो कि रिक का वही एडवेंचर दोस्त है, वो आगे आकर उन्हें बचा लेता है। वो यहाँ रिक से कहता है कि रिक को ऐसी जगह डेट के लिए नहीं चुननी चाहिए थी। हालांकि इसके बाद अब वो दो और एडवेंचर वहाँ पर आते हैं। ये असल में जेड की टीम मेंबर्स हैं। ये यहाँ मिलकर बाकी सभी बचे हुए मॉन्स्टर को खत्म कर रहे थे। उन्होंने उन्हें फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद जेड के अटैक की वजह से वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। अब रिक ये सब देखकर जेलस फील कर रहा था, लेकिन तभी रोनेट कहते हैं कि हम सभी को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जो मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है उसे हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि रिक कहता है कि यहाँ पर 3 बी रैंक एडवेंचर है। क्या सच में मॉन्स्टर इतना ताकतवर है? जिस पर रोनेट कहते हैं कि हाँ, वो सच में बहुत ताकतवर है। वो एक ड्रैगन है। वो बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो कभी भी नहीं लड़ सकती, क्योंकि जब भी वो किसी ड्रैगन की एनर्जी को महसूस करती है तो वो अपनी हिम्मत खो देती है। वैसे अब तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आता है। अभी इसे देखकर जेड कहता है कि वैसे तो ये चीज लिखी नहीं गई, लेकिन एडवेंचर गिल्ड में ये रूल फेमस है कि जब भी कोई ए रैंक के नीचे एडवेंचर किसी ड्रैगन को देखे, भले ही वो टीम के साथ भी हो या ना हो, तुरंत ही वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो ड्रैगन कभी भी नहीं आ सकता। हालांकि अभी उसी का साथी जो कि मैजिशियन है, वो इतना ज्यादा डर गया था कि भागने की बजाय वो गलती से यहाँ हमला कर देता है। वो हमला सीधे जाकर ड्रैगन को लगता है। ड्रैगन को डैमेज तो नहीं पहुंचता, लेकिन इससे उसे गुस्सा आ गया था। वो ड्रैगन जोर से चीखता है, जिसकी वजह से ये सभी नीचे गिर जाते हैं। हालांकि तभी जेड खड़े होकर सभी से कहते हैं कि नहीं, कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद वो सभी भागने लगे थे, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थे क्योंकि उनके भागने से पहले ही वो ड्रैगन उन सभी के आसपास एक बैरियर बना देता है, जिससे निकल पाना इनके लिए नामुमकिन था। हालांकि जेड उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब तभी रिक खड़ा होता है और यहाँ उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है। रिक इतना कमजोर था कि वो कभी उस ड्रैगन को नहीं हरा सकता, लेकिन वो कहता है कि भले ही वो एक कलर की जिंदगी जी रहा है, लेकिन मरते मरते वो काम करके जाएगा जो कि एक एडवेंचर करता है, और ये उसकी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काफी है। उसे ऐसा करते हुए देख सभी लोग बहुत हैरान थे। हालांकि रिक यहाँ पर खुद बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से एक आग थी जो कि आज वो महसूस कर पा रहा था। वो सोचता है कि यही वो लाइफ थी जो कि वो हमेशा से चाहता था। यही सोचते वो यहाँ उस ड्रैगन की तरफ एक पत्थर फेंकता है। हालांकि वो पत्थर उस ड्रैगन को कुछ नहीं करता, लेकिन रिक को इस तरह मोटिवेट देखकर अभी जेड और उनका वो दोस्त बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे। वो सभी रिक की तरफ मदद करने के लिए यहाँ उस ड्रैगन से लड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी उनके अटैक इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि वो उस ड्रैगन को एक रोज भी ला पाए। हालांकि इससे वो गुस्सा होकर फायर ब्रीथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को वहाँ से नीचे गिरा देता है। इस अटैक से बचने के लिए अभी जेड ने आयरन बॉडी का यूज किया था, लेकिन फिर भी वो लोग बच नहीं पाते। हालांकि कोई मरा नहीं था, बस उन्हें डैमेज पहुंचता है। सभी नीचे थे। इस दौरान वहाँ पर रिक को देखते हुए रिक भी अभी बहुत ही बुरी कंडीशन में था, लेकिन फिर भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ रोनेट इस वक्त खुद को कोस रही थी, क्योंकि वो एक एस रैंक एडवेंचर है, लेकिन फिर भी एक ड्रैगन जैसी चीज को देखकर वो लड़ नहीं सकती। इस तरफ हम रिक को देखते हैं। जब वो खड़ा होता है तो वो ड्रैगन उसके ऊपर फैर रख देता है। इससे रिक को डैमेज तो पहुंचता है, लेकिन मरने की वजह ये डैमेज स्पेशल स्किल को अनलॉक कर देता है, जिसे रिक हमेशा से अनलॉक करना चाहता था। रिक को एक आवाज सुनाई देती है जो कि शायद यूनिवर्स की थी। वो उसे बताती कि रिक की वो एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है। इस एबिलिटी को इनहेरिटेंस कहते हैं। रिक को नहीं पता कि ये एबिलिटी क्या करती है, लेकिन रिक के पास इतनी पावर जरूर आ चुकी थी कि वो अपने एक ही हाथ से उस ड्रैगन के पांव को उठा लेता है, और साथ ही अभी बाकी सभी लोग और साथ ही रोनेट भी रिक के अंदर
से निकल रही एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। इस तरफ रिक अपने अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस नोटिस कर पा रहा था। वो उस ड्रैगन को चैलेंज करता है और सामने से वो ड्रैगन फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार रिक ने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जो कि उसकी नई पावर से बना हुआ था। उसे इस अटैक से कुछ नहीं होता और इसके बाद अब रिक अपना अटैक करता है। उसे अपनी पावर के बारे में नहीं पता था कि वो कितना ताकतवर है, हो सकता है इसलिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। अगले ही पल वो देखता है कि जहाँ उस ड्रैगन का सर था वहाँ एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हो चुका है और ये उसकी पंच की वजह से हुआ था। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है और सभी लोग खड़े हुए थे। वो अभी रिक को देख रहे थे। रिक बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन अचानक से बेहोश हो जाता है। ऐसा डर की वजह से हुआ था क्योंकि भले ही उसके पास पावर थी, लेकिन वो इतने टाइम से डर कर ही वहाँ सामने खड़ा हुआ था। अभी एक हफ्ते बाद जब रिक की आंखें खुलती हैं तो वो वहाँ पास ही रोएनेट को देखता है। वो बताते कि वो एक हफ्ते से उसके पास बैठी हुई थी इसी इंतजार में कि उसे कब होश आएगा। उसे सारी बात भी बताती है कि किस तरह से रिक ने उस ड्रैगन को हराया। साथ ही वो कहती है कि तुम काइजर मॉन्स्टर की बात कर रहे थे, वो सच में एग्जिस्ट करता है। वो कहानी एक कहानी नहीं है। वो बताती है कि उसकी खुद की एक टीम है और वो लोग मिलकर उस काइजर मॉन्स्टर को हराने वाले हैं। इसके लिए उन्हें एक और ज्यादा पावर की जरूरत है। अगर रिक सच में ऐसी बहादुरी से मेहनत करे तो वो एक अच्छा एडवेंचर बन सकता है। रिक ये सुनकर बहुत हैरान था क्योंकि उसे पहली बार किसी ने कहा था कि वो एक अच्छा एडवेंचर बन सकता है। वैसे इसके बाद हम करंट टाइम में आते हैं जहां अब रिक की पूरी स्टोरी एंड करता है। तो अचानक से वहाँ सामने लगे स्पीकर पर उसका नाम बोला जाता है। इसका मतलब वो एक एडवेंचर बन चुका है। अगले सीन में हम रिक और रोनेट को वहाँ से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। रिक के हाथ में इस वक्त एक गोल्डन लॉकेट था जो कि ई रैंक एडवेंचर को मिलता है। जो देखा जाए तो ई रैंक बहुत कम है, लेकिन फिर भी रिक खुश था क्योंकि ये उसका बचपन का सपना है और अभी तो वैसे भी उसकी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।